हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी ने ईएमआरएस का फॉर्म भरा है, जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपने ईएमआरएस का सिलेबस भी डाउनलोड किया होगा। सिलेबस में आपने देखा होगा जो आपका जीके एंड जीएस का टॉपिक है ना, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो पूछा जाएगा, स्पेशली एम्फेसाइज किस पे होगा, एजुकेशन पे होगा। ठीक है, तो जो शिक्षा विभाग की योजनाएं होंगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो भी योजनाएं हैं ना, और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नए इवेंट्स हो रहे हैं, नई खबरें आ रही हैं, ठीक है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सब आपको देखनी है, ठीक है। हालांकि ये सब हम आपको कंप्लीट भी करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है, ठीक है। तो आपके जो एग्ज़ाम डेट भी आ गई है कि 16 से 24 दिसंबर को ये आपके ईएमआरएस के एग्ज़ाम होंगे, अलग अलग डेट को होंगे। जैसे किसी ने प्रिंसिपल का फॉर्म भरा है तो प्रिंसिपल का एग्ज़ाम 16 तारीख को होगा, 16 दिसंबर को मॉर्निंग में। किसी ने पीजीटी का फॉर्म भरा है तो ये 16 तारीख को ये इवनिंग में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम 17 तारीख को मॉर्निंग में कंडक्ट कराया जाएगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्जाम आपका 17 तारीख को ही है, इवनिंग में है बढ़िया। इसके अलावा लैब अटेंडेंट टीजीटी ये 23 तारीख को एग्जाम होंगे, मॉर्निंग इवनिंग में। फिर टीजीटी मिसलेनियस ये आपका 24 तारीख को मॉर्निंग में है। और ये अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट का एग्जाम आपका 24 तारीख इवनिंग में है। तो ये आप अपने एग्जाम की डेट याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और विजयवाड़ा से आपने फॉर्म भरा है तो कुछ बच्चों के एग्ज़ाम एडजॉइनिंग सिटिंग के अंदर भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर सीट फुल हो गई थी, ठीक है। तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी से आते हैं तो अपने आसपास की सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर भी पड़ सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करें, जो वेबसाइट है वहाँ से जाएँ और अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लें। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर अपनी सिटी से बाहर सिटी में आया है तो आपको जो भी बस एंड ट्रेन की टिकटें बुक करानी है वो तुरंत प्रभाव से करा लें, ठीक है। आपको जो भी होटल की व्यवस्था करनी है वो देख लें, ठीक है, अरेंजमेंट्स कर लें, जिससे क्या होगा आप एट द टाइम जब एग्ज़ाम होगा तो उस समय आप पैनिक ना करें, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो शिक्षा विभाग की योजनाएं हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनजातीय शिक्षा विकास के लिए योजनाएं हैं। और आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो भी ईएमआरएस का ही दिया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का ही आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्कीम है गवर्नमेंट की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एसटी वर्ग के लिए, ठीक है, तो ये जो जनजाति कौन होती है, जनजाति एसटी होती है, ठीक है। एसटी को ही तो बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ही आप जनजाति बोलते हैं। तो एसटी वर्ग के लिए जो ईएमआरएस छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ठीक है। तो गोल की फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे तो स्टार मार्क कर लीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तो आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, जब आप एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की बात करते हैं तो आपको एकलव्य के बारे में भी पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एकलव्य के बारे में नहीं पता, उनको थोड़े सा ओवरव्यू दे देते हैं। देखो, महाभारत जिन्होंने भी देखी है उनको तो पता होगा कि एकलव्य कौन थे। तो देखिए, पांडव थे और कौरव थे, ठीक है। पांडव कौन थे, 5 पांडवों की बात करते हैं, जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम ये हैं, नकुल, सहदेव, ठीक है। कौरवों में युधिष्ठिर, वो दुर्योधन है, ठीक है, और उनके 99 भाई हैं। तो ये जो पांडव थे, इनके पांडव और कौरवों को शिक्षा देने के लिए जो महाराज थे उन्होंने व्यवस्था करी थी गुरु द्रोणाचार्य की। गुरु कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है। तो ये जो गुरु द्रोणाचार्य थे ये काफ़ी महान शख्सियत हुआ करते थे उस समय के। तो इसीलिए जो राजा थे वो चाहते थे कि उनके बच्चे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े, ठीक है। तो शिक्षा भी क्या, शिक्षा मतलब पढ़ाना लिखाना, और साथ साथ जो धनुर्विद्या देनी है वो भी इनको दी जा सके। अब एकलव्य क्या थे, जनजाति थे, ये जंगलों में रहते थे, ठीक है, ये शिकार करते थे। अब ये जो छोटे बच्चे थे तो ये गए गुरु द्रोणाचार्य के पास में, ठीक है। एकलव्य कहाँ जा रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और वो उनसे बोल रहे हैं कि गुरु मुझे भी आपसे शिक्षा लेनी है, जिस तरीके से आप पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे हैं आप मुझे भी शिक्षा दीजिए, ठीक है। मैं भी धनुर्विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या बोला, द्रोणाचार्य ने डिस्क्रिमिनेट करते हुए बोला कि आपकी रगों में जो खून है वो क्षत्रियों का नहीं है, ठीक है। देखो, अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, तो वेदास में क्या है, 5 वर्णों की व्यवस्था करी गई है। सबसे पहले ब्राह्मण, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर एससी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो आप ये वर्ण व्यवस्था में चतुर्थ कैटेगरी में आते हैं, और जबकि ये किनको शिक्षा देते थे, या तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, इन दोनों में से किसी तीसरे को ये शिक्षा नहीं देते थे, ठीक है।
हालांकि वैश्यों को सिर्फ एजुकेशन की शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रियों को एजुकेशन प्लस साथ साथ आर्म्स चलाना, ठीक है, हथियार चलाने की भी शिक्षा दी जाती थी। और ब्राह्मण्स को वेदों की चैंटिंग दी जाती थी, तो इनको पढ़ाया लिखा जाता था। परंतु जो चतुर्थ दर्जे के थे, जो SC थे, ST थे, इनको कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो इन्होंने क्या करा, एकलव्य के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया, ठीक है, और इन्होंने इनको मना कर दिया। पर एकलव्य भी कहाँ हार मानने वाले थे, ठीक है। जो अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एकलव्य गए, यहाँ से वापस आ गए, अपने घर आ गए, यहाँ पर जंगलों में वापस आ गए, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आकर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना चालू करा, ठीक है। एक मूर्ति बनाई, मूर्ति स्थापित करी, और मूर्ति के सामने खड़े होकर ये उनसे शिक्षा लेते थे, और शिक्षा मतलब अपनी प्रैक्टिस करते थे, धनुष बाण चलाने की बहुत कठोर तो प्रैक्टिस करते थे। अब क्या हुआ, ये जो गुरु द्रोणाचार्य ये अपने रास्ते से जा रहे थे, और ये जंगल से होते हुए जब जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक कुत्ता है, एक कुत्ते के मुंह में बहुत सारे तीर हैं, ठीक है, परंतु कुत्ता घायल नहीं है और आराम से चल रहा है, घूम रहा है। तो इन्होंने देखा कि यार ये कैसे हुआ। तो ये जब इन्होंने आसपास देखा तो वहाँ पे बैठे थे एकलव्य, ठीक है। तो एकलव्य से इन्होंने पूछा कि बेटा ये तुम्हें शिक्षा किसने दी, ठीक है, ये किसने बाण चलाए। तो इन्होंने कहा ये बाण मैंने चलाए हैं गुरु जी, ठीक है। फिर गुरु ने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जब इन्होंने एकलव्य से कहा कि मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ, तो एकलव्य कहाँ लेके जा रहे हैं, जो इन्होंने मूर्ति बनाई थी उसी के पास में ये अपने गुरु द्रोणाचार्य को लेकर आए। जब ये द्रोणाचार्य को इस मूर्ति के पास लेकर आए तो द्रोणाचार्य अचंभित होते हुए बोले ये तो एक मूर्ति है। तो इन्होंने बोला गुरु जी ये मूर्ति आपकी ही है, मैंने आपसे ही धनुष बाण की शिक्षा ली है, ठीक है। किसने कहा, एकलव्य ने कहा कि भाई जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनसे ही एकलव्य ने शिक्षा ली है। अब क्या होता है आगे, तो गुरु जी क्या करते हैं, एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांग लेते हैं, ठीक है। गुरु दक्षिणा के रूप में ये उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ का जो राइट अंगूठा है, ठीक है, ये वाला अंगूठा है जो है, इसको काट के मुझे दे दो, ठीक है। क्योंकि ये नहीं चाहते थे, गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि जो उनका परम शिष्य है अर्जुन, ठीक है, अर्जुन के अलावा इस धरती पे कोई महान धनुर्धर रहे। क्योंकि एकलव्य भी अपने आप में एक बहुत महान धनुर्धर थे, ठीक है, उस समय इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी थी। और गुरु द्रोणाचार्य किसको आगे बढ़ाना चाहते थे, अर्जुन को आगे बढ़ाना चाहते थे, और किसको पीछे भेजना चाहते थे, एकलव्य को पीछे भेजना चाहते थे। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, पढ़ाई, है ना, जो गरीब तबके से आते हैं उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, तो ये वहीं से निकल कर आ रही है चीज़ें, ठीक है। उस समय भी ये डिस्क्रिमिनेशन था और आज भी है। तो आज ये डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, ठीक है। जब एकलव्य ने क्या हुआ, अपना अंगूठा काट के गुरुजी को दे दिया, तो उसके बाद में एकलव्य ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने बोला कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है, मेरा अंगूठा गया तो गया, क्या गया, है ना। परंतु अब जिस तरीके से बच्चों को क्या है आज के युग में भी पढ़ने नहीं दिया जाता, ठीक है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, इसीलिए जो नवोदय विद्यालय उस बेसिस पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को डेवलप किया जाएगा, और जो ट्राइबल्स स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको एजुकेट किया जाएगा, साथ में अदर कास्ट के भी स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाएगा। परंतु मेजर फोकस कहाँ रहेगा, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उन पर, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आ जाइए अब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में जानते हैं। देखो ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल है ये किसके लिए है, ST वर्ग के बच्चों के लिए है जनरली, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ST के जो विद्यार्थी हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, जनजातीय विद्यार्थी है, तो ये क्या पढ़ते नहीं है, स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो उनका रिटेंशन बनाने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की नींव रखी गई है। अब इसमें क्या होगा, ये जो स्कूल है इनकी शुरुआत कब से होती है, इनकी शुरुआत होती है 1997 से 98, ठीक है। तो ईयर याद रखना है आपको, ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की शुरुआत कब की गई थी, तो 1997-98 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसकी नोडल एजेंसी है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी ये पूछा जा सकता है। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है इनको जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर ही डेवलप किया जाएगा। क्योंकि कभी आप जाएंगे देखेंगे ना जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर केंद्रीय विद्यालय, इनको देखेंगे तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा हाई टेक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुत सब कुछ प्रॉपर मिलेगा, डिसिप्लिन्ड बच्चे मिलेंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा
एजुकेशन फ्रेंडली मिलेगा। तो इस तरीके से ही ये जो ईएमआरएस स्कूल्स हैं इनको डेवलप करना है, ठीक है। यहाँ पे भी वही सारी सुविधाएं होंगी, जैसे खेल कौशल विकास, ठीक है, प्रशिक्षण देना, इसके साथ साथ जो कला एंड संस्कृति का भी संरक्षण करना, इस तरीके से इनकलकेट करना बच्चों में एजुकेशन को, कि वो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। यहाँ पर जो करिकुलम होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, सीबीएसई बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जो पाठ्यक्रम है वो कौन सा है, सीबीएसई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा 2018-19 में, ठीक है, ये कब स्टार्ट की गई थी, 97-98 में से स्टार्ट किया गया था, और 2018-19 में जो हमारी कैबिनेट है उसने ईएमआरएस में कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट किए हैं, जिससे क्या होगा, जो बच्चों को विकास होना चाहिए वो पूरी तरीके से इनको डेवलप नहीं किया गया। तो जहाँ पे भी देखो इसके अंदर प्रोविज़न रखा गया 2018-19 के बाद में, कि जहाँ पर भी 50% से ज़्यादा, ठीक है, एसटी की पॉपुलेशन है और प्लस 20,000 से ज़्यादा वहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, पब्लिक है ऐसे एरिया में, ऐसे ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ एक ईएमआरएस स्कूल की स्थापना की जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे आ जाएगा तो आगे और डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ भी गया ये। तो देखो जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो वर्ष 2018-19 में इसमें अमेंडमेंट करते हुए ये करा गया कि एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अगर किसी ब्लॉक के अंदर 50% से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है और साथ में एटलीस्ट 20,000 पीपल वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा। कब से, 2022 से उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देयर आर बीइंग अ सेटअप ऑफ ग्रांट्स, ठीक है। तो ये जो स्कूल सेटअप करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है, 271 से इसको क्या लिया जा रहा है, इसमें अनुदान प्राप्त किया जा रहा है इस तरीके से स्कूल एस्टेब्लिश करने के लिए। ईएमआरएस स्कूल एस्टेब्लिश करने के लिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है, 275 सब क्लोज 1 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो भी छूट देनी है, ग्रांट्स देने हैं, तो वो यहाँ से दिया जाए, ठीक है। और ये इसके अलावा अब देखिए नेक्स्ट स्कीम है प्री मैट्रिक स्कीम, सेकंड स्कीम हो गई हमारी, ठीक है। पहली स्कीम देखो ये थी, या वापस देखिए, पहली स्कीम थी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ये हमने देखा। अब हम देख रहे हैं एसटी वर्ग के लिए ईएमआरएस छात्रवृत्ति, है ना, तो स्कॉलरशिप योजना देख रहे हैं। तो स्कॉलरशिप में है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना नाम है इसका, ठीक है। जो एसटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च करी गई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, आ जाइए इसको देखिए। सबसे पहले देखो दो तरह की स्कीम्स होती हैं, पहली होती है सेंटर सेक्टर, ठीक है, और दूसरी होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड, ठीक है। जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है ये 100% किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, ठीक है, और फंडेड भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है 100%। तो आप ये बोल सकते हैं इंप्लीमेंट करना हो या फंड करना हो, ठीक है, दोनों काम कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है 100%, तो उसे बोला जाता है सेंटर सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंटर सेक्टर स्कीम बोला जाता है अगर सेंटर ही उसे 100% फंड कर रही है और सेंटर ही 100% उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये क्या हो गई, सेंटर सेक्टर स्कीम हो गई। अगर स्पॉन्सर की बात करी जाए तो सेंटर का कुछ प्रतिशत रेशियो होता है और स्टेट का कुछ प्रतिशत रेशियो होता है, तो ये वेराई कर सकता है, 60-40 होता है जनरली, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सेंटर का शेयर कितना है, 60%, और जो स्टेट है उनका प्रतिशत कितना होता है, 40% होता है, जनरली बता रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जो इस स्कीम के तहत कितना रखा गया है, सेंटर ने अपना शेयर रखा गया है, सेंटर का रहेगा शेयर, ठीक है, सेंटर और स्टेट, ठीक है। अगर हम सेंटर और स्टेट की बात करी जाए ईएमआरएस के लिए, ठीक है, वो तो ये जो चीज़ मैंने बताई है ना, ये स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो स्पॉन्सर्ड में जनरली 60-40 का रेशियो रहता है, परंतु ईएमआरएस जब वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एस्टेब्लिश करने हैं तो सेंटर का जो शेयर है वो है 75% और स्टेट का शेयर है 25%, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, 75:25 का रेशियो है यहाँ पर ईएमआरएस स्कूल्स की इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और जो जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं वहीं से बताता हूँ आपको। देखो इसी स्कीम्स के अंदर सबसे पहले तो जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से क्लास
9 से लेकर 10th इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा पेरेंटल जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए पर एनम से कम होनी चाहिए। सभी सोर्सेज से जितने भी उनके पास में संसाधन है उनसे अगर इनकम उनकी कैलकुलेट की जाती है तो साल भर की इनकम 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी वो कितनी 225 रुपये पर मंथ दी जाएगी डे स्कॉलर्स के लिए। डे स्कॉलर्स मतलब जो बच्चे आएंगे 2-3 बजे तक पढ़ेंगे फिर घर चले जाएंगे, और जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं उनके लिए 525 रुपये पर मंथ इसमें स्कॉलरशिप रखी गई है। ये जो स्कॉलरशिप का पीरियड रहेगा वो 10 महीने का रहेगा, 10 मंथ, ठीक है। 2 महीने तो क्या छुट्टी होती है, गर्मियों की छुट्टी, तो इसलिए वो 2 महीने का काट लिए जाएंगे पैसे, और बाकी 10 महीनों के लिए ये पैसे बच्चों को पे करते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई मतलब सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ के जा रहा है तो उसको 225 रुपये दे देंगे पर मंथ के हिसाब से, और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है कोई बच्चा तो उसे 525 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। तो ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। डेटा भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये भी कभी स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किसी एग्जाम में, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा जो फंड का पैटर्न है सेंटर स्टेट के बीच में 75:25 का रेशियो है, ठीक है, अपन ने ऊपर डिस्कस भी कर लिया ईएमआरएस में। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या स्पेशली कैटेगरी स्टेट्स हो गए या यूनियन टेरिटरीज हो गई जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, तो इनके लिए क्या है 90:10 का रेशियो है, ठीक है। तो 90% कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी, 10% कौन पैसा देगा, 10% ये वाले स्टेट्स पैसा देंगे। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन से हो गए, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स ये वाले, ठीक है, जिसमें कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, ये स्टेट्स आते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कितना 10% पैसा ही देंगे। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो हमारे यहाँ वाले नॉर्थ वाले स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये भी कितना पैसा देंगे, ये 10% पैसा देंगे ये हमारे स्कूल्स के लिए, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा नीचे लेकर चलता हूँ आपको मैप में, देखो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैप है आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये कितना 10% पैसा खर्च करेंगे ईएमआरएस स्कीम में, ठीक है, और बाकी कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, अब जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पहले क्या था, ये दोनों जो दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली थी यूनियन टेरिटरीज, ये अलग अलग हुआ करती थी। अभी मतलब जब ये जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर क्या था, हमारा स्टेट हुआ करता था। अब जम्मू एंड कश्मीर में से ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो लद्दाख है, ये JNK है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और दमन एंड दीव ये अलग अलग हुआ करते थे, इनको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। अब देखो दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है, तो दिल्ली एंड पौंडीचेरी क्या है, ये हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरीज होने के साथ साथ दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पॉइंट जो लिखा हुआ है वो देख लीजिए आप, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ऐसी यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है, जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ तो क्या है 100% फंड कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जहाँ लेजिस्लेचर है वहाँ वो कितना देंगे, 10% देंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए अपन ने देखा कि जो दिल्ली है यहाँ यूनियन वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, और पौंडीचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे विधानसभा बोला जाता है। तो यहाँ विधानसभा होने के कारण ये यहाँ पर 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, यहाँ कितना इन दोनों को अपनी पैसा देना पड़ेगा ईएमआरएस के लिए, कितना 10% पैसा देंगे। बाकी जहाँ पर जैसे दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर है ना, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये यूनियन टेरिटरीज क्या करेंगे, ये 100% यहाँ पर पैसा किसके द्वारा दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इस स्कीम के तहत, ठीक है, स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए गोल स्कीम, ये गोल स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो गोल स्कीम, गोल की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है। तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से लीडर्स जैसे कोई लीडर होता है वो लीड करता है, उसी तरीके से आप भी ऑनलाइन जाके लीडर बने, ठीक है। तो ये इसके लिए, तो इसमें क्या होगा, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, फेसबुक एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे ये चीज़ याद करें कि जो गोल इनिशिएटिव है, गोल प्रोग्राम है, ये फेसबुक, ठीक है,
फेसबुक प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स TA, ठीक है। तो इनका ये जॉइंट इनिशिएटिव है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको याद करें, ठीक है। इसके अलावा इस स्कीम में क्या होगा, देखो ये जो गोल स्कीम है ये कब लाई गई थी, ये जो हमारा 2020 में कोरोना आया था, ठीक है। तो कोविड-19 के प्रकोप में क्या है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उस समय एजुकेशन को ऑनलाइन करने के लिए ये गोल स्कीम लेकर आई गई थी। तो इसमें क्या होगा, गोल प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड है मेंटोरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू द डिजिटल मोड, ठीक है। तो डिजिटल माध्यम से जो आदिवासी युवा हैं उनको सलाह देने के लिए ये गोल स्कीम आई थी कि अगर उनको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ जानना है, ठीक है, उनको एजुकेट करना है, ठीक है, उनकी स्किल्स डेवलप करनी है, उनको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये गोल स्कीम आई थी, ठीक है। तो आदिवासी युवाओं को क्या देगी, सलाह देने के उद्देश्य से इस स्कीम को लाया गया था। वो कैसे दी जाएगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन यहाँ पर सलाह देने का कार्य था। अब जो ये प्रोग्राम है इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक कौन कौन से, एक है डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, तो डिजिटल साक्षरता की बात करता है, दूसरा जीवन कौशल, ठीक है, तो लाइफ स्किल्स, इस तरीके की स्किल्स डेवलप करी जाएंगी जिससे आपका जीवन यापन आप कर सकें। साथ साथ आपके अंदर लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ को एनहेंस किया जाएगा, नेतृत्व और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये 3 जो इसके क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, ठीक है। मैं थोड़ा साफ भी कर देता हूँ जिससे आप इसको थोड़ा याद रख सकें, ठीक है। काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहेगी। 3 कोर एरियाज़ पे फोकस करती है, पहला डिजिटल लिटरेसी पे, दूसरा लाइफ स्किल्स पे, ठीक है, तीसरा लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं आपको। इसके अलावा आ जाइए इस स्कीम जो गोल स्कीम है, ठीक है, इसके तहत क्या होगा, जो ट्राइबल यूथ्स हैं, ठीक है, उनको अप स्किल्स किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा। कितने, 5000 ऐसे ट्राइबल यूथ को इसमें बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो 5000, ये डेटा याद रखना है। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी युवाओं को फ़ायदा देना नहीं है, 5000 तक ही इसमें एनरोल कर पाएंगे, ये थोड़ा देखा है। 5000 आदिवासी युवाओं को व्यवसाय करने के लिए तरीके सिखाने, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने, उनसे जुड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और उपकरणों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उनको जो भी स्किल्स चाहिए, ठीक है, और यह सशक्त बनाना, एम्पावर करने के लिए जो भी ट्रेनिंग देनी है तो वो ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने, 5000 आदिवासी युवाओं को, ये थोड़ा ध्यान रखना गोल स्कीम के तहत। इसके अलावा आ जाइए यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, जैसे इसमें बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, आदिवासी कला एवं संस्कृति को इसमें एनरिच किया जाएगा, ठीक है। औषधि, जड़ी बूटियाँ, उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में सलाह के माध्यम से कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ज्ञान दिया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा, ठीक है, जिससे आदिवासी युवा व महिला सक्षम बन सके, है ना, एम्पावर हो सके। तो ये इस तरीके, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। सभी प्रशिक्षकों को फेसबुक द्वारा स्मार्टफोन और इंटरनेट एक्सेस कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के साथ साथ दिया जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी इसमें ट्रेनी होंगे, ठीक है, उनको फेसबुक क्या करेगा, 1 साल मतलब मोबाइल फ़ोन तो देगा ही, उस पर इंटरनेट एक्सेस 1 साल के लिए दिया जाएगा, ठीक है। फ़ोन वापस नहीं लिया जाएगा, स्मार्टफोन तो दे दिया जाएगा, स्मार्टफोन आप ही रखो, ठीक है। किसके द्वारा दिया जा रहा है, फेसबुक के द्वारा दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। फेसबुक के साथ कोलैबोरेशन करा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें इंटरनेट कितना, 1 साल का दिया जाएगा। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट खबर देखते हैं। यहाँ पर देखो, विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत, जो हमारा डेवलप्ड इंडिया है, उसमें 4 अमृत स्तंभ बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए, तो भारत के जो किसान हैं, पशुपालक हैं, मछली पालक हैं और अन्नदाता हैं, ठीक है। अगर ये 4 स्तंभ लिखा आ जाए, 4 पिलर्स ऑफ द डेवलप इंडिया के 4 पिलर्स कौन कौन से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा भारत के नौजवान और हमारी जो युवा शक्ति है, ठीक है, और उसके अलावा भारत के मध्य वर्ग, भारत की गरीब, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट है बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा का आप सभी ने नाम सुना होगा, जिसने नहीं सुना वो सुन लीजिए कि बिरसा मुंडा क्या है। इन्होंने ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए जो झारखंड और जो बंगाल प्रेसिडेंसी में ये एरिया पड़ता था, तो यहाँ पर इन्होंने मूवमेंट चलाया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या था, ब्रिटिशर्स के साथ लोहा लिया था, और लोहा लिया का मतलब लोहा खरीदा नहीं था, लोहा मतलब उसके साथ लड़ाई करी थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स को झुकाया था। ब्रिटिशर्स क्या थे, इलीगल टैक्स वसूल रहे थे, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, ठीक है। अनइवन उनसे अलग अलग क्रॉप्स की खेती करवाते थे,
ठीक है, अपनी मर्जी से, जैसे 3 कटिया और इस तरीके से सिस्टम चलते थे, ठीक है। तो खुद की मर्जी की क्रॉप्स उगवाते थे, उसमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई रखते थे। जमींदार्स को क्या करते थे, लैंड ट्रांसफ़र कर देते थे, इनकी खुद की ज़मीन से निकाल देते थे, बॉन्डेड लेबर करवाया जाता था। तो इस सब के अगेंस्ट में इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी और बाद में इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा था बिरसा मुंडा के फेवर में। और जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए बिरसा मुंडा एक भगवान के रूप में है, ठीक है। इन्होंने उलगुनन आंदोलन चलाया था, तो बिरसा मुंडा के बारे में हमने एक अलग से लेक्चर डाला हुआ है, तो वहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तो क्या है, ये मैंने इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये जो बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है, जन्म दिवस है, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1975 को हुआ था, ठीक है। तो 15 नवंबर 1975 को गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में। कब से स्टार्ट किया गया है इसको सेलिब्रेट करना गौरव दिवस के रूप में, 2021 से, ठीक है। 2021 से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि 15 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। और ये किनका जन्म दिवस है, ये बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा जी की, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेट ट्राइबल हीरो हैं, इन्हें ट्राइब्स जो जनजाति हैं, तो जनजाति इन्हें अपना भगवान मानती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। आज ये अब देखिए इन्हीं के बर्थ दिन से, है ना, जब इनका जन्म हुआ है 15 नवंबर को, 15 नवंबर से 24 नवंबर तक को आदि चित्रा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो आदि चित्रा महोत्सव क्या है, इसमें पेंटिंग्स बनाई जाएंगी। कौन बनाएगा पेंटिंग, जो अलग अलग गोंड, जैसे अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स है, जैसे गोंड पेंटिंग कहाँ की फेमस है, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कहाँ है, ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ और उसको थोड़ा साफ भी कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट लगेगी। अब आ जाइए, देखिए गोंड पेंटिंग, ठीक है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश कहाँ पर है, ये मध्य MP। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, महाराष्ट्र की, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, वर्ली पेंटिंग। पिथोरा पेंटिंग कहाँ की है, गुजरात की। पिथोरा कहाँ फेमस है, गुजरात। सुरा पेंटिंग कहाँ की है, उड़ीसा की, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ पेंटिंग्स के नाम है। तो यहाँ पे आदि चित्रा महोत्सव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कोलकाता म्यूजियम के अंदर इनको बनाया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें। आदि चित्रा किससे रिलेटेड है, आदि चित्रा रिलेटेड है जो भी हमारी पेंटिंग्स हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, हिस्टोरिकल थिंग्स हो गई, हिस्टोरिकल जो हमारी धरोहर है उसको पैट्रोनाइज करने के लिए, उनकी पेंटिंग्स बनाने के लिए आदि चित्रा महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। तो उन जनजातियों को रक्षा और सशक्तिकरण करेगा। तो इसमें ये जो नाम है ना, ये मैं नाम लिखता हूँ, PMJANMAN, ठीक है, PM जनमन, ठीक है। तो PM जनमन क्या है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो PM जनमन के थ्रू क्या करा जाएगा, तो जो आदिवासी बहुत ज़्यादा पिछड़े रह गए हैं, जिन तक अभी तक सरकार नहीं पहुंची है, लोग नहीं पहुंचे, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए PM जनमन योजना लेकर आई है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जनमन का क्या इंपॉर्टेंस है कि जो आदिवासी भाई बहन पीछे रह गए हैं, ठीक है, जिनको सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिल पाता, जो एजुकेट नहीं हो पाए हैं, उनको वापस से कनेक्ट किया जा सके, एजुकेट किया जा सके, स्किलफुल किया जा सके, एम्पावर किया जा सके, ठीक है। इसमें कौन होंगे, दोनों ही होंगे, महिलाएं पुरुष दोनों आदिवासी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा आ जाइए, चलो अब यहाँ तक की स्कीम थी, तो ये जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो बताइए, राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कौन सा है, 2009 का एक्ट है, चाहे इसे RTE एक्ट भी बोल सकते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन एक्ट है, ये क्या एम्पावर करता है, ये एजुकेट करने की बात करता है, कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन इंडिया, ठीक है। तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस की बात करता है बिटवीन द एज ऑफ 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से ये पावर मिलती है राइट टू एजुकेशन को, ठीक है। तो आर्टिकल 21A, 19A, 24A या 46A। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, इसके साथ साथ आप बताइए, चलो 2-3 क्वेश्चन और पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे ये RTE है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट वाली डेट बतानी है, ठीक है, ठीक है। ये कब से प्रभाव में आया, राइट टू एजुकेशन कौन सी डेट से प्रभाव में आया, 2010 में प्रभाव में आया था, पर डेट बतानी है आपको, ठीक है, डेट,
क्योंकि कई बार ये डेट पूछी जाती है, 3-4 डेट दे देंगे, फिर आप कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। तो आप इसका आंसर खुद से ढूंढें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, कब आई है? 2020 में आई है, 2020 में। ये कौन से नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है? थर्ड ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है, थर्ड नंबर की। तो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? सेकंड एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? तो वो बताना है, उसका ईयर बताना है आपको, ईयर, ठीक है, कौन से साल में आई थी? तो ईयर बताइए, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी। सेकंड के साथ में आप फर्स्ट भी बता सकते हैं। तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रबल संभावना किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। तो जो हमारी न्यू एजुकेशन सिस्टम है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो इससे पहले हमारी कौन सी एजुकेशन पॉलिसी चलती थी? 10+2 चलता था, ठीक है। प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 चलता था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या इंट्रोड्यूस किया गया है 10+2 की जगह पर, ठीक है। ये भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। साथ साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन जो देखो 10 तो क्या था, ये प्राइमरी एजुकेशन था पी, और 2 क्या था, ये सेकेंडरी एजुकेशन था। तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन से पहले कोई एजुकेशन होती है क्या, उसको फोकस करता है या नहीं करता, ये बताइए। क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछे, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और हालांकि ये सब आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो आपको और ज़्यादा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरीज हों तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।